नमस्कार, महीनान की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों से अपडेट करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। जेफ बेजोस की अगुवाई वाली अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह का सौदा ना करने को कहा गया है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि फ्यूचर ग्रुप की अपने सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स कारोबार को बेचने के लिए आरआईएल के साथ बातचीत चल रही है। नोटिस के जरिए अमेजॉन ने कहा कि क्रेडिटर्स की ओर से सौदा खारिज होने के बावजूद फ्यूचर ग्रुप ने धोखाधड़ी से अपने 835 स्टोर आरआईएल को हैंडओवर कर दिए थे और अब बाकी कारोबार ट्रांसफर करने की भी मंशा है। साथ ही दूसरी खबर में ग्रुप की एक अन्य कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने एनसीडीज पर 1,41,00,000 रुपए के ब्याज भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। 8 जून को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद हुआ था। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले हफ्ते 5वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी का टैग होने के बाद अब कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के भी नीचे फिसल गया है और ये 1/4 से ज्यादा वाइप आउट हो चुका है। शेयर 949 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 24% नीचे है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट जून के मध्य तक जारी रह सकती है, जब एंकर निवेशकों का 1 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म होगा। पिछले हफ्ते ब्रोकरेज हाउस एमके ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ शेयर पर कवरेज शुरू की थी और 875 रुपए यानी इशू प्राइस के नीचे का लक्ष्य दिया था। 9 जून को एलआईसी का शेयर करीब 2% गिरकर 725 रुपए के भी नीचे फिसल गया था और मार्केट कैप घटकर 4.5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई थी। तीसरी खबर, अदानी समूह और देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल ऑपरेटर अपोलो हॉस्पिटल्स की डायग्नोस्टिक्स चेन मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर की मौजूदा मार्केट कैप के हिसाब से यह सौदा $1 अरब या करीब 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा में हो सकता है। 21 मई के एपिसोड में हमने आपको अडानी समूह की हेल्थकेयर सेक्टर में एंट्री की जानकारी दी थी। हेल्थकेयर कारोबार के लिए एक सब्सिडरी कंपनी अडानी हेल्थ वेंचर्स लिमिटेड यानी AHVL का गठन भी किया गया है, जिसमें मेडिकल और डायग्नोस्टिक सेवाएं भी शामिल होंगी। इस कारोबार के लिए अडानी समूह ने $4 अरब की राशि अलग कर रखी है और ग्रुप की फार्मेसी कारोबार में भी एंट्री की मंशा है। 9 जून को अडानी एंटरप्राइज का शेयर करीब 0.5% चढ़कर बंद हुआ था। चौथी खबर, अडानी समूह की एक और कंपनी पावर ट्रांसमिशन कारोबार से जुड़ी अडानी ट्रांसमिशन ने एसआर पावर ट्रांसमिशन कंपनी यानी EPTCL के साथ एक पावर ट्रांसमिशन लाइन खरीदने के लिए करार किया है। EPTCL की 3 राज्यों में 465 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन्स है, पर इस सौदे में मध्य प्रदेश के महान पावर स्टेशन से लेकर छत्तीसगढ़ के सीपत पूलिंग सबस्टेशन तक की ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। इस सौदे की एंटरप्राइज वैल्यू 1913 करोड़ रुपए की है। इस सौदे से अडानी ट्रांसमिशन की सेंट्रल इंडिया में पकड़ मजबूत होगी और 20,000 सर्किट किलोमीटर के अपने लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने में मदद मिलेगी। 6 जून को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 3.5% चढ़कर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ था। पांचवी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने अपने कर्मचारियों को जारी होने वाले ऑफर लेटर्स में नो कम्पीट रूल को डिफेंस किया है। कंपनी के मुताबिक ये सेक्टर में कॉमन और स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस है और अपने ग्राहक की क्रिटिकल और सेंसिटिव जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। कंपनी ने चीफ लेबर कमिश्नर को ये बताया कि ऑफर लेटर में ये क्लॉज केवल सीमित समय के लिए ही लागू होता है। 6 जून को इंफोसिस का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, NBFC कंपनी पूनावाला फाइनेंस, जिसे हम पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानते थे, उसको एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पूनावाला फाइनेंस के MD और CEO अभय बुटादा के खिलाफ प्रतिबंध को हटा दिया है। सितंबर 2021 में सेबी ने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव जानकारी को पास करने और इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में अभय बुटादा और 7 अन्य लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये मामला दरअसल मैग्मा फिनकॉर्प के शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग का था, जिसमें अभय बुटादा ने कोई ट्रेडिंग नहीं की, पर उन पर प्राइस सेंसिटिव जानकारी पास ऑन करने का संदेह था। सेबी की डिटेल जांच के बाद अभय बुटादा पर प्रतिबंध तो हट गया, पर बाकी 7 लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। सेबी का प्रतिबंध हटने से 6 जून को पूनावाला फिनकॉर्प का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर, मैक्स ग्रुप की 3 में से एक होल्डिंग कंपनी मैक्स वेंचर्स ने नोएडा में 10 एकड़ जमीन को खरीद लिया है। दरअसल मैक्स वेंचर्स की रियल एस्टेट सब्सिडरी मैक्स एस्टेट्स ने एकॉर्ड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को 306 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। एकॉर्ड होटल के पास नोएडा के सेक्टर 128 में करीब 10 एकड़ की जमीन भी है। इस जमीन का इस्तेमाल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने में किया जा सकता है, जिसका कुल सेलेबल एरिया 10 लाख स्क्वायर फीट के आसपास होगा। कई चरणों में बनने वाले इस प्रोजेक्ट से करीब 1300 करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान है। 2023 के पहले हिस्से में शुरू होकर अगले साल में
इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। 6 जून को मैक्स वेंचर्स का शेयर 6% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर, IIFL AMC ने सफाई जारी की है कि सेबी की ओर से हुए एक्शन वाले IIFL ग्रुप के 6 कर्मचारियों का AMC कारोबार से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल सेबी ने 4 जून को IIFL एसेट मैनेजमेंट समेत IIFL ग्रुप की 6 इकाइयों में सौदों की फ्रंट रनिंग के चलते 6 कर्मचारियों पर मार्केट में ट्रेड करने पर रोक लगा दी थी। इसमें संतोष बृजराज सिंह और आदिल गुलाम सुथर पर 5 साल और वीरेंद्र प्रताप सिंह, नेहा वीरेंद्र सिंह, गुल अब्बास शेख और मोहम्मद इद्रिस ए शेख पर 2 साल के लिए रोक लगा दी गई है। IIFL AMC ने यह भी साफ किया कि संतोष बृजराज सिंह कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं और यह मामला 2021 का नहीं है बल्कि पुराना है और इसे एक्सिस फ्रंट रनिंग मामले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सेबी के फैसले से AMC या वेल्थ कारोबार के ऊपर किसी तरह का कोई भी असर नहीं होगा। 6 जून को IIFL फाइनेंस का शेयर करीब 3.5% चढ़कर और IIFL वेल्थ का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, तेल गैस उत्पादक कंपनी HOEC यानी हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ने B80 फील्ड से तेल का उत्पादन और गैस की बिक्री शुरू कर दी है। इस फील्ड से उत्पादन होने वाली गैस 31 मई से ONGC की पाइपलाइन में जारी थी, पर 3 जून से बिक्री का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा कर लिया गया है। वेस्टर्न ऑफशोर के इस ब्लॉक के लिए कंपनी को मार्च 2017 में DSF यानी डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड बिड राउंड के तहत एक्सप्लोरेशन के राइट्स मिले थे। 60% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट के साथ कंपनी इस फील्ड की ऑपरेटर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फील्ड से निकलने वाले तेल और गैस पर मार्केटिंग और प्राइसिंग का फ्रीडम है, यानी कि कंपनी अपनी मर्जी से कीमतें निर्धारित कर सकती है। 8 जून को खबर आने के बाद HOEC का शेयर करीब 9% चढ़कर बंद हुआ था। 10वीं खबर, देश के सबसे बड़े फुटवेयर रिटेलर बाटा ने अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल की मदद लेने की घोषणा की है। कंपनी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अलावा फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए छोटे शहरों और बड़े कस्बों में अपनी बिक्री बढ़ाने का फैसला किया है। बीती 2 तिमाही से कंपनी हर तिमाही में 20 से 30 नए स्टोर्स खोल रही है और आगे चलकर इसे और बढ़ाना चाहती है। कंपनी फिलहाल 1700 खुद के स्टोर्स के अलावा शॉपिंग शॉप्स, फ्रेंचाइजी स्टोर्स और देश भर में हजारों मल्टी ब्रांड फुटवेयर डीलर स्टोर्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। 7 जून को बाटा का शेयर 2.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के बोर्ड की 17 जून को बैठक हो सकती है। इस बोर्ड बैठक में क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ब्लिंकिट को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहली बार बातचीत के 2 साल बाद ये सौदा पक्का होता नजर आएगा। ये डील शेयर स्वैप के जरिए होने का अनुमान किया जा रहा है, जिसमें ब्लिंकिट के शेयरधारकों को जोमैटो का करीब 10% के आसपास हिस्सा मिलेगा। ब्लिंकिट के 10 शेयरों के बदले जोमैटो का 1 शेयर जारी होने का अनुमान है। सौदे के तहत ब्लिंकिट के सबसे बड़े निवेशक सॉफ्टबैंक विजन फंड को जोमैटो का करीब 4% हिस्सा मिलेगा। 7 जून को जोमैटो का शेयर करीब 0.75% गिरकर बंद हुआ था। 12वीं खबर, येस बैंक ने इस हफ्ते रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम से बाहर आने के बाद नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। 2 सालों तक बड़े घाटे झेलने के बाद वित्त वर्ष 2022 में बैंक ने मुनाफा दर्ज किया था। बैंक के मौजूदा बोर्ड ने नए बोर्ड के गठन की सिफारिश की है और 15 जुलाई को होने वाली AGM में ये प्रस्ताव शेयरधारकों की मंजूरी के लिए सामने रखा जाएगा। टॉप लेवल मिसमैनेजमेंट के बाद गवर्नेंस के संकट के चलते सरकार ने 13 मार्च 2020 को येस बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को नोटिफाई किया था। 8 जून को येस बैंक का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 13वीं खबर, रिलायंस कैपिटल के रेजोल्यूशन का इंतजार कर रहे निवेशकों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल रिलायंस कैपिटल के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान के सबमिशन डेट को बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर सकते हैं। रिलायंस कैपिटल के पोटेंशियल बिडर्स की ओर से अतिरिक्त समय की मांग के चलते आगे डेडलाइन खिसकाई जा सकती है। 14 मई के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि COC ने रेजोल्यूशन प्लान की डेडलाइन 26 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। फिलहाल रिलायंस कैपिटल के रेजोल्यूशन के लिए केवल 3 निवेशक बातचीत कर रहे हैं। इन 3 निवेशकों में पिरामल ग्रुप, येस बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल है। 9 जून को रिलायंस कैपिटल का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 14वीं खबर, मिड कैप IT कंपनी साइंट ने यूरोप की कंपनी कैल्फिनेट को 4.1 करोड़ यूरो में खरीद लिया है। इस अधिग्रहण से साइंट की यूरोप में पकड़ और मजबूत होगी, साथ ही नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कारोबार और मजबूत होगा। यही नहीं, इस खरीद से कंपनी की वायरलेस कम्युनिकेशन सेगमेंट में पकड़ और मजबूत होगी, जिसका इस्तेमाल 5G रोल आउट्स के लिए किया जाएगा। 6 जून को साइंट का शेयर करीब 0.5% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर, फिनटेक कंपनी इन्फीबीम एवेन्यूज ने ऑस्ट्रेलिया में अपने कारोबार के विस्तार की घोषणा की है।
इसके लिए कंपनी ने इन्फीबीम एवेन्यूज ऑस्ट्रेलिया नाम से एक सब्सिडरी का गठन भी कर दिया है। कंपनी की ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल पेमेंट स्पेस को कैप्चर करने की मंशा है। 2026 तक कंपनी की 17,500 करोड़ डॉलर की ट्रांजैक्शन वैल्यू हासिल करने की मंशा है। 7 जून को इन्फीबीम एवेन्यूज का शेयर कमजोर बाजार में भी करीब 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 16वीं खबर, पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक के फाउंडर और चेयरमैन सीईओ यशीष दहिया ने 7 जून को ब्लॉक डील के जरिए करीब 37 लाख शेयर बेच दिए हैं। 610 रुपए के आसपास बेचे गए इन शेयरों से फाउंडर को 230 करोड़ रुपए की रकम हासिल हुई है। सौदे के बाद यशीष दहिया की पीबी फिनटेक में हिस्सेदारी करीब 5.5% से घटकर 4.5% के आसपास रह गई है। इससे पहले फरवरी 2022 में कंपनी के को फाउंडर आलोक बंसल ने भी 236 करोड़ रुपए के शेयर कंपनी के बेचे थे। 7 जून को पीबी फिनटेक का शेयर करीब 12% गिरकर बंद हुआ था। 17वीं खबर, सेबी ने रेलिगेयर फिनवेस्ट के पूर्व कर्मचारी भोलानाथ डल पर कैपिटल मार्केट्स में कामकाज करने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये कार्रवाई एनबीएफसी कंपनी के ट्रेड्स में फ्रंट रनिंग के चलते की गई है। सेबी ने भोलानाथ को 12,34,000 रुपए का भुगतान ब्याज सहित करने को भी कहा है। फ्रंट रनिंग को स्टॉक मार्केट में अवैध काम माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी की खबर सार्वजनिक होने से पहले उनके शेयरों में खरीद बिक्री कर मुनाफा कमाता है तो उसे फ्रंट रनिंग कहते हैं। बीते 5 दिन में देखें तो रेलिगेयर फिनवेस्ट की पेरेंट कंपनी रेलिगेयर एंटरप्राइज का शेयर करीब 4.5% के आसपास उछला है। 18वीं खबर, जर्मनी की स्पोर्ट्स लग्जरी कार कंपनी पोर्शा ने भारत में पुरानी यानी सेकंड हैंड कारों के बाजार में कदम रखा है। पोर्शा अप्रूव्ड कार्यक्रम अब पुरानी कारों पर 12 महीने की न्यूनतम वारंटी के साथ देश भर में उपलब्ध है। इसमें सड़क किनारे 24 घंटे की सेवा भी शामिल है। पोर्शा इंडिया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आने वाले सालों में भारत की सड़कों पर पोर्शा वाहनों की संख्या को बढ़ाना है। पोर्शा इंडिया के लिए सेकेंड हैंड कारों के बाजार में सेवाओं का विस्तार एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से उन ग्राहकों को फायदा होगा जिनके पास कभी पोर्शा वाहन नहीं रहा है। पोर्शा अप्रूव्ड कार्यक्रम के तहत उच्च स्तर की क्वालिटी की पेशकश की जाती है। हर एक पुरानी पोर्शा गाड़ी को 111 जांच बिंदुओं पर परखा जाता है। अगली खबर, बीएलएस इंटरनेशनल ने देश के सबसे बड़े बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जीरो मास यानी ZMPL का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण के बाद बीएलएस इंटरनेशनल देश का सबसे बड़ा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क बन गया है। सौदे के बाद बीएलएस इंटरनेशनल की ZMPL में करीब 88% और SBI की करीब 6.25% हिस्सेदारी होगी। 9 जून को बीएलएस इंटरनेशनल का शेयर 9% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टअप जगत से इस हफ्ते अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें सामने आई हैं। चलिए आपको सबसे पहले एक अच्छी खबर बताते हैं। एडटेक स्पेस से लगातार लोगों को नौकरी से निकाले जाने के बाद बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। खबर यह है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एडटेक फर्म फिजिक्स वाला ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $10 करोड़ या 777 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। ये रकम वेस्टब्रिज और GSV वेंचर से जुटाई गई है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब के पार निकल गया है, यानी कि इस कंपनी ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। नोएडा की इस कंपनी फिजिक्स वाला एडटेक स्पेस से इस साल की और ओवरऑल यूनिकॉर्न बनने वाली देश की 101वीं कंपनी बन गई है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि खराब खबर है। बेंगलुरु के गोल्ड लोन देने वाले स्टार्टअप रूपीक ने अपने 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। निकाले गए कर्मचारी कंपनी की कुल वर्कफोर्स का करीब 10 से 15% हिस्सा है और ये लोग मल्टीपल टीम से निकाले गए हैं। कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी ने इन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। इंक 42 के इंडियन स्टार्टअप ले ऑफ ट्रैकर के मुताबिक रूपीक को मिलाकर 20 स्टार्टअप्स इस साल 9,239 कर्मचारियों को बाहर का दरवाजा दिखा चुके हैं। तीसरी खबर, रेटिंग एजेंसी फिच ने हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। ओयो की लॉन्ग टर्म की फॉरेन और लोकल करेंसी इश्यूर रेटिंग्स को B से घटाकर B- कर दिया गया है। FY23 में कामकाजी मुनाफे में आने से जुड़ी अनिश्चितता के चलते ये रेटिंग घटाई गई है। वित्त वर्ष 2023 में फिच को कंपनी की आय अनुमान से कम करीब 30% बढ़ने का अनुमान है। फिच के मुताबिक ट्रैवल डिमांड में लैकलस्टर रिकवरी के चलते कंपनी को एग्जीक्यूशन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और वो भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में। FY23 के पहले के अनुमान के मुकाबले ओयो के अब मार्च 2024 यानी FY24 के अंत तक ही कामकाजी मुनाफे में आने की उम्मीद जताई जा रही है। चौथी खबर, टाइगर ग्लोबल की ओर से समर्थित यूनिकॉर्न गपशप ने ओमनी चैनल कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म वन डायरेक्ट को खरीद लिया है। इस सौदे की राशि का खुलासा तो नहीं किया गया है, पर यह बीते 6 महीने में गपशप का चौथा अधिग्रहण है।
वन डायरेक्ट के बड़े ग्राहकों का गपशप के साथ बड़ा ओवरलैप है और इनमें कैनरा बैंक, टाटा कैपिटल, एसबीआई कार्ड, पेटीएम और अन्य ब्रांड्स भी शामिल है। वन डायरेक्ट के पास लीडिंग ब्रांड्स के लिए ओमनी चैनल कस्टमर सर्विस ट्रांसफॉर्म करने में लीडरशिप है। वन डायरेक्ट का 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लीडिंग ब्रांड्स के लिए बीएफएसआई, रिटेल कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 1 बिलियन से ज्यादा कस्टमर इंटरेक्शन प्रोसेस करने का दावा है। पांचवी खबर, केरला स्टार्टअप मिशन यानी KSUM की ओर से समर्थित बायोटेक स्टार्टअप ज़ारा बायोटेक ने यूएस की कंपनी ट्रांसेंड इंटरनेशनल से निवेश हासिल किया है। इस निवेश की रकम का खुलासा तो नहीं किया गया, पर इस डील के तहत ज़ारा बायोटेक को यूएस में अलगल सीवीड टेक्नोलॉजी फैसिलिटी स्थापित करनी होगी। इस रकम के इस्तेमाल से बीलाइट ब्रांड के तहत कंपनी यूएस में फूड एंड बेवरेजेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेगी। 2021 में ज़ारा बायोटेक ने इसी टेक्नोलॉजी के लिए यूएई की TCN इंटरनेशनल कॉमर्स से $10 मिलियन का निवेश हासिल किया था। फिलहाल ज़ारा यूएई में FMCG प्रोडक्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए काम कर रही है। अगली खबर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर लिस्टेड NBFC कंपनी मनी बॉक्स ने गैर प्रमोटर निवेशकों से प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 21 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। प्राइवेट प्लेसमेंट में ओपन मार्केट के विपरीत पहले से चुने हुए निवेशकों या संस्थानों को शेयर बेचे जाते हैं। जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार और ग्रोथ पर होगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में कंपनी ने इक्विटी फंडिंग के जरिए 14 करोड़ 42 लाख रुपए जुटाए थे। 2022 के अंत तक कंपनी की करीब 100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मनी बॉक्स टियर 3 और छोटे शहरों में किराना ओनर्स, ट्रेडर्स और माइक्रो मैन्युफैक्चरर जैसे इंडिविजुअल बोरोअर्स को 70,000 से 7 लाख रुपए तक के अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स मुहैया कराती है। सातवीं खबर, बेंगलुरु के प्रॉपटेक स्टार्टअप आईवी होम्स ने सीड फंडिंग राउंड में कुल $70 लाख की राशि जुटाई है। इस राशि में $57.5 लाख इक्विटी के जरिए और $13 लाख का कर्ज शामिल है। ये रकम खोसला वेंचर्स, वेंचर हाईवे, वाई कॉम्बिनेटर, GFC, फंडामेंटल, बेटर कैपिटल और टाइटन कैपिटल से जुटाई गई है। रकम का इस्तेमाल प्रोडक्ट को बनाने और टीम के विस्तार पर होगा। आईवी होम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग यानी ML का इस्तेमाल कर होम सेलर्स को इंस्टेंट लिक्विडिटी मुहैया करवाती है। आठवीं खबर, कैटलॉगिंग और कंटेंट टेक्नोलॉजी कंपनी टेक्स्ट मर्केटो ने प्री सीरीज A फंडिंग राउंड में $2.6 मिलियन की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व वन क्राउड, माउंट जूडी वेंचर्स और US बेस्ड इनोस्पार्क वेंचर्स ने किया। रकम का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी इनहैंस ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज और कैटेगरी कवरेज और रूबिक.ai नाम के DIY यानी डू इट योरसेल्फ प्लेटफॉर्म में निवेश करने पर होगा। इसके अलावा कंपनी का विदेश में पैर पसारने के साथ साथ भारत में अपनी जगह मजबूत करने पर भी फोकस है। फिलहाल कंपनी की कुल आय का करीब 16% हिस्सा विदेशी बाजारों से आता है, जिसे वित्त वर्ष 2023 के अंत तक बढ़ाकर 30% से ज्यादा करने की मंशा है। नौवीं खबर, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फ्लेक्सी लोन्स ने सीरीज B फंडिंग राउंड में $9 करोड़ की रकम जुटा ली है। ये रकम डेनमार्क बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म मज इन्वेस्ट और यूके बेस्ड फिनटेक इन्वेस्टर फसनारा कैपिटल से जुटाई गई है। ये निवेश फसनारा कैपिटल का भारत के SME फिनटेक स्पेस में पहला निवेश है। कंपनी की इस रकम को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर फोकस करने और लोन बुक को दोगुना करने पर इस्तेमाल करने की योजना है। लोन बुक को दोगुना करने के लिए को लेंडिंग, बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज यानी BNPL और सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल की मंशा है। 10वीं खबर, गुरुग्राम की फिनटेक फर्म मोबीक्विक की इक्विटी के जरिए $10 करोड़ की रकम जुटाने के लिए निवेशकों से बातचीत चल रही है। दिसंबर 2021 में खत्म तिमाही के दौरान घाटे से मुनाफे में आने वाली इस कंपनी ने पिछले साल IPO लाने की योजना को टाल दिया था। कंपनी के बड़े प्रतिद्वंदी पेटीएम की नवंबर 2021 में कमजोर लिस्टिंग के बाद IPO की योजना के खिलाफ जाना पड़ा था। इस रकम का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार पर करने की योजना है। यही नहीं, कंपनी की को फाउंडर उपासना टक्कू ने एक इंटरव्यू में कहा कि IPO लाने के लिए हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से पूंजी जुटाने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन $70 करोड़ पर था। अगली खबर, प्लान सर्जरीज के लिए मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स की चेन चलाने वाली प्राइस्टाइन केयर ने हेल्थ टेक और डॉक्टर कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म लाइब्रेट का अधिग्रहण कर लिया है। इस सौदे के तहत लाइब्रेट के 150 कर्मचारी प्राइस्टाइन केयर का हिस्सा होंगे। 2018 में स्थापित होने के बाद 2019 में सीरीज E फंडिंग राउंड में कंपनी ने सिकोया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल समेत निवेशकों से $9.6 करोड़ की रकम जुटाई थी और इस राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर $1.4 अरब हो गया था, यानी कि कंपनी ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और नतीजों के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बड़े बदलाव किए हैं, आइए एक बार देख लेते हैं।
उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मुझे और कंपनीनामा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते आपसे नई खबरों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।